इसके बाद हमारे पास लास्ट जो केस है वो आ जाता है, केस नंबर 4। वो है आपके पास एक्वस NaCl विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं, दोनों के दोनों। यहाँ पर प्रोडक्ट आपने लिखना है, तो पहले आपने बात करनी होती है एनोड की। एनोड की बात कर लेते हैं जी। आपने कहा कि सर पहले बात ही एनोड की करनी, तो देखें एनोड पर क्या क्या चीजें हैं। आपको पता है एनोड पर क्लोराइड होगा, OH होगा, और साथ सिल्वर भी होगा। क्योंकि सिल्वर एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ये पैसिव नहीं होता, याद रखें। तो मैंने एक बात बताई थी, जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता है उसके आने से बाकी रिएक्शन रुक जाते हैं, कंपटीशन इतना हो जाता है। अगर हम देखें तो जो सिल्वर होता है ये मोर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखता है एज कंपेयर टू क्लोराइड एंड OH नेगेटिव आयन। तो इसका लॉस करने का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा और खुद कैटायन में भाड़ में चला जाएगा खुद। ठीक हो गया इलेक्ट्रॉन को देने के बाद। अब अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर भी तीन चीजें होंगी। अब ये जो Ag था, Ag पॉजिटिव आपने दिया है, ये भी मौजूद होगा सॉल्यूशन में। तो Ag पॉजिटिव साहब भी मौजूद है, और साथ H पॉजिटिव भी मौजूद है, और इसके साथ Na पॉजिटिव भी मौजूद है। अब देखें ये लेने में भी शेयर था और देने में भी, तो ये ही इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी भाग कर लेगा। ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को भाग कर लेगा और Ag बना देगा। क्या बना देगा? Ag बना देगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे तो जो प्रोडक्ट मिलना था आपको वो नहीं मिलता, उसके अलावा आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी की बेस पर एक हम बहुत ही अच्छा प्रोसेस पढ़ते हैं, अगर किसी को पता हो बताना चाहे तो बता सकता है जी। इसको यूज करते हुए हम रिफाइनिंग करते हैं, कौन सा प्रोसेस है उसका नाम बता दें। निल्सन किसी को आइडिया नहीं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हाँ जी, तो यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही तो बेस होती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है इसको पहले देख लें, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम ही चीज है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मटेरियल जो होता है उसको आप प्योरीफाई करते हैं। एक मटेरियल होता है इम्प्योर, उसको आप क्या करवाते हैं? प्योरीफाई करवाते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहां पर जो एनोड होता है वो इम्प्योर होना चाहिए। आपको बताया था मैंने एनोड की रीजन बताऊंगा, तो अभी बताता हूँ। एनोड जो होना चाहिए वो इम्प्योर होना चाहिए। ऐसा क्यों? अभी समझ आ जाएगा। और जो कैथोड होना चाहिए वो वेरी प्योर हो, वेरी प्योर। यहां पर जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखें ये सेल है, ये एनोड था इम्प्योर, और ये कैथोड था बहुत ही अच्छा, खालिस। खालिस था ये, ठीक है, प्योर था। अब हमने जो बात करनी है
वो ये है कि ये जो है एनोड, ये भी Ag का बना हुआ है, और ये जो एनोड है ये भी Ag का बना हुआ है, जबकि ये इम्प्योर है, इसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं। यहां पर हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है। ठीक है, अब ये इम्प्योरिटीज रखता है अपने अंदर, ये वाला सिल्वर। हम चाहते हैं कि इससे इम्प्योरिटीज अलग कर दें, इससे इम्प्योरिटीज अलग कर दें और इसको प्योर बना दें। इसको क्या बना दें? प्योर बना दें। तो कैसे होगा? आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी लिखना है रिएक्शन एनोड का पहले लिखना है, इसी वजह से लिखना था एनोड का रिएक्शन पहले। कैसे? कि एनोड ये ऑक्सीडाइज होगा, सिल्वर निकल निकल कर इस सॉल्यूशन में आएगा, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, वो डिसॉल्व हो जाएंगी या नीचे बैठ जाएंगी, वो पानी में रह जाएंगी। और जो सिल्वर होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा राड के ऊपर, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, और यही सिल्वर का इलेक्ट्रोड जाकर इसके ऊपर चिपक जाएगा, इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। एनोड पर क्या हुआ? सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन दिया और Ag पॉजिटिव बना दिया, और साथ इंप्योरिटीज थी वो वाटर में ही रह गई। अब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच गया है, कैथोड के ऊपर। तो वहां पर ये जो सिल्वर के आयंस मौजूद थे सॉल्यूशन में, यही जाकर इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं और Ag की फॉर्म में राड के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। ऐसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, जबकि एक खालिस मेटल होता है उसके ऊपर उसी के खालिस मेटल एटम की लेयर को चढ़ाना, यानी इम्प्योर फॉर्म से मेटल को प्योर करना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है। जी बताएं, किसी को समझ ना आई हो? एनीवन? ठीक है, तो ये जो होता है मैंने आपको बताया है कि जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात होती है जिसकी वजह से बाकी जो रिएक्शन है वो रुक जाते हैं। तो ये बात हमने कर ली जी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की थोड़ी बहुत हमने ये बात कर ली है। अब एक जस्ट डेफिनेशन के तौर पर अगर हम बात करें बैटरी की, और इसकी कुछ टाइप्स हैं। बैटरी, बैटरी क्या चीज होती है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ गैल्वानिक cells in series is called a battery। गैल्वानिक सेल की अरेंजमेंट करवानी है किस फॉर्म में? सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल नहीं जोड़ना, तो उसको बैटरी कहते हैं। बैटरी तब ही पॉसिबल होगी जब सीरीज में अरेंजमेंट होगी, अदरवाइज नहीं। तो दो तरह की बैटरी हो सकती है, एक को हम प्राइमरी कहते हैं और दूसरी को हम सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी जो बैटरी होती वो ऐसी बैटरी होती है जो सिर्फ एक ही टाइम चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, दोबारा से उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो बैटरी होती है मैंने आपको बताया प्राइमरी की, वो सिर्फ एक ही बार रिचार्ज हो सकती, दोबारा से उसे हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकेंडरी की अगर हम बात करें
तो सेकेंडरी ऐसी बैटरी होती है जिसको आप रेपिडली यानी बार बार चार्ज कर सकते हैं, जिसको आप बार बार चार्ज करवा सकते हैं। ये बात आप याद रख लें। तो आप लोग मुझे बताएं प्राइमरी बैटरीज की कौन सी एग्जांपल होंगी जी, एनीवन कोई 3-4 एग्जांपल बता दें। सर फ्यूल सेल। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती है? इतना आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए हैं? जो रिमोट में जो सेल्स होते हैं, जो रेडियो में सेल डाले जाते हैं, सर ये जो हम घड़ी में डालते हैं सेल, ये वाले? हाँ ये वाले क्लॉक के सेल हो गए, बिल्कुल। ये प्राइमरी की टाइप्स हैं। और सेकेंडरी में कौन सी होंगी? मोबाइल फोन वाली चार्जिंग। मोबाइल फोन वाली होगी, और दूसरी बैटरी जो घरेलू इस्तेमाल के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, वो हो गई। इसके अलावा सर यूपीएस। यूपीएस तो एक सोर्स है ना, वो बैटरी थोड़ी है। यूपीएस के साथ बैटरी का अटैचमेंट होना जरूरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है। एफएससी की बुक में ना वो कुछ बैटरीज की एग्जांपल दी हुई है 4-5, वो आप लोगों ने करनी है लाजमी। वहां से आपने देखना है प्राइमरी कौन सी है, और उनके याद करने का तरीका आपको मैं बता दूं। अगर आपने याद ये करना है उनमें कि एक तो उनका रिएक्शन देख लेना है, फिर आपने कैथोड पर क्या प्रोडक्ट है, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये देख लेना है। ठीक हो गया। और उनका यूज क्या है, ये चीजें आपने देखनी कि फलां बैटरी है, लिथियम बैटरी है, या फलां है, उनका क्या इस्तेमाल है, किस चीज के लिए वो इस्तेमाल होती हैं, ये यूज आपने देख लेना है। फ्यूल सेल प्राइमरी बैटरी होती सेकेंडरी होती जी, बताएं। फ्यूल सेल सेकेंडरी होती। सर सेकेंडरी होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो फ्यूल सेल्स की हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है। देखिए, इन फ्यूल सेल्स वी टेक फ्यूल लाइक हाइड्रोजन। हम फ्यूल सेल में क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस, या फ्यूल के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। और जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, मेथानॉल हो गई, तो इनको हम लेते हैं। इनकी मदद से हम फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट एनर्जी। यानी फ्यूल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है जी? फ्यूल सेल का किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, बताएं। फ्यूल सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये बात पूछिए। सुन लें। सर हीट में। A fuel cell is like a battery in that it generates electricity from electrochemical reaction। तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें ये कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए फ्यूल कौन कौन सा हो सकता है वो हमने देख लिया। वो हाइड्रोजन हो सकती है, वो मीथेन हो सकती है, अच्छे फ्यूल होते हैं ये बर्निंग के लिहाज से। और वो मेथानॉल हो सकता है, ये फ्यूल हो सकता है। इसमें होता क्या है फ्यूल सेल में?
फ्यूल सेल में कंबस्शन रिएक्शन होता है। कंबस्शन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? कंबस्शन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, और इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उनको आप बर्न करते हैं, उनको क्या करते हैं? जलाते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं, सॉरी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप क्या करवाते हैं? बर्न करवाते हैं, उनको जलाते हैं। तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस कर लिया आपने? हीट प्रोड्यूस कर ली। अब इसको आप फर्दर इस्तेमाल में लाते हैं। अब समटाइम्स मुझे हीट एनर्जी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड हीट एनर्जी, मैं नहीं चाहता कि मुझे हीट की फॉर्म में एनर्जी मिले, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट कर लूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक हो गया? ये बात आप याद रख लें, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ये कंबस्शन रिएक्शन भी एक टाइप होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, और ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं। कंबस्शन रिएक्शन जो होते हैं ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं। ठीक हो गया? और अगर हम फ्यूल सेल की बात करें कि इसमें हमें प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, तो इसमें हम बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे वाटर हो गया। ये रॉकेट्स वगैरह जो हो गए या स्पेस वगैरह में ये ना फ्यूल सेल को इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये इसको एज अ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर यहाँ पर आपको प्रोड्यूस होता है और इसका बहुत ही यानी कि ये फायदा है और कोई हार्मफुल चीज नहीं होती। ठीक है? और इसकी एफिशिएंसी की बात करें, सेल की एफिशिएंसी की, तो 60 टू 70% सेल की एफिशिएंसी होती है। टेम्परेचर जो होता है इसमें वो 70 टू 140 डिग्री होता है। ये बात आप याद रख लें, यही चीजें पूछी जाती हैं इसमें। सर 70 to 140 या सिर्फ 40? 70 टू 140 ये टेम्परेचर होगा। और इसके रिएक्शन में अगर आपको लिख दूं, ऑक्सीडेशन होगी तो ये रिएक्शन होगा, एनोड पर वाटर बनता है और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकलते। ये एनोड की बात कर ली। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगी। यही वाटर जो होगा ऑक्सीजन को लेगा और साथ 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर 4 OH बना देगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो होता है ये इसके एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होते हैं। ये बात आपने याद रख लेनी। इसकी एफिशिएंसी देखते हैं, पूछते हैं ज्यादातर। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है वो है करोजन। इसको हम डिटेल से देखते हैं। करोजन क्या चीज होती है? Corrosion is the process of deterioration or gradual destruction of a substance due to chemical, electrochemical or other reaction that take place on surface of that substance. मतलब gradual destruction of a substance, किसी चीज की आस्ता आस्ता से तबाही यानी स्लो पॉइजनिंग, उसको आप करोजन कहते हैं। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू, किस वजह से होती है? केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं? जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकते हैं और जनरल भी हो सकते हैं, एसिड बेस टाइप। फिर आपके पास या
other reaction take place on surface of that substance, अदर रिएक्शन हो सकते हैं इनकी वजह से जो एक सब्सटेंस की ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है, उसको आप क्रोजन कहते हैं। क्रोजन क्या करता है? क्रोजन बेसिकली ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल। और ये किसी चीज की जो इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, इकोनॉमिकल जो वैल्यू होती है, इकोनॉमिकल वैल्यू जो होती है उसको डिक्रीज करवा देता है क्रोजन। जैसे लोहा था, आयरन था, पहले उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जंग लगने के बाद उसकी कीमत में कमी आ जाएगी। तो ये काम होता है क्रोजन का। क्रोजन की दो इकसाम होती है हमारे पास, एक को आप ड्राई क्रोजन का नाम देते हैं, दूसरे को आप वेट क्रोजन भी कह देते हैं। ड्राई क्रोजन की अगर मैं आपको जनरल मिसाल दूं ना, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आपने अगर कभी इंडस्ट्री का दौरा किया, विजिट किया हो इंडस्ट्री में, तो आपने उधर ना वो जो चिमनी लगी होती, चिमनीज जो होती हैं वहां पर लगी होती हैं, जिसके जरिए गैसेस जो होती हैं वो निकल निकल कर जाती हैं, इखराज होता है गैसेस का, इखराज करने के लिए वो सारी की सारी जंग से भरी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो सारी की सारी क्या होती है? जंग से भरी होती हैं। तो वहां पर क्रोजन हो रहा होता है, वहां पर हालांकि कोई नमी भी नहीं होती, कोई वाटर भी नहीं होता। तो उस तरह का जो क्रोजन होता है उसको ड्राई क्रोजन का नाम देते हैं। इसको आप डायरेक्ट केमिकल क्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट केमिकल क्रोजन। यानी यहां पर जो चीजें होती है ना वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड हो जाती हैं टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को चीजें एक्सपोज्ड हो जाती हैं। मतलब कि जो आपका रिएक्शन है, जो चीजें एक्सपोज्ड हो रही हैं वो ओपन इन्वायरमेंट में है जैसे, और इसमें कोई नमी नहीं होती, कोई मॉइस्चर नहीं होता। जैसा कि मेटल जो होते हैं वो गैसियस इन्वायरमेंट में अगर एक्सपोज्ड हो जाएं तो तब उनको जंग लग सकता है। इंडस्ट्री में जो पाइप्स वगैरह होते हैं या जो नोजल्स होती हैं वो जंग से भरी होती हैं, उनकी ये ड्राई क्रोजन की एक एग्जांपल है। इसके बाद वेट आ जाता है। वेट को आप इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन भी कहते हैं। वेट को आप इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोजन भी कहते हैं। और ज्यादातर जो क्रोजन होता है वो यही होता है, वेट क्रोजन। यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, ये मॉइस्चर की वजह से होता है। ठीक हो गया जी। तो ये ड्राई और वेट क्रोजन की हमने बात कर ली। अब हम बात करने जा रहे हैं फिनोमिना ऑफ क्रोजन। क्रोजन का जो फिनोमिना है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन। क्रोजन की थ्योरी को हम देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये एनोड है और इसकी सरफेस के ऊपर ये वाटर का ड्रॉप है, बड़ा करके मैंने बनाया ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आ जाएं। ये वाटर का ड्रॉप बनाया मैंने ब्लैक से। अब वाटर में क्या क्या चीजें होती है? H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, बाहर से ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो सकती है वाटर में, वो भी प्रेजेंट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी प्रेजेंट होती है। ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और ये जो मैंने नीचे रेड से बनाया है ये आयरन का राड है, लोहा है, ये लोहे का हाथ है। ठीक है जी। तो होता क्या है, जो फिनोमिना हम समझने की बात करते हैं, हमने क्या ले लिया? एक आयरन का राड ले लिया, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर हैविंग मॉइस्चर, और एटमॉस्फेयर में
कुछ ना कुछ मॉइस्चर था। वो जो मॉइस्चर था वो आयरन के राड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो गया और उसने वहां पर क्या कर लिया, वो जाकर उसके साथ लग गया, मेक्स अ ड्रॉप, डिपॉजिट ऑन आयरन रॉड एंड मेक्स अ ड्रॉप, और वहां पर उसने ड्रॉप बना लिया मॉइस्चर ने। और आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो सकती है और CO2 भी डिसॉल्व हो सकती है। तो क्रोजन कैसे होगा? हमारे पास 3 स्टेप है। नंबर 1, जो पहला स्टेप है वो क्या है? वो ये है कि CO2 एंड O2 ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। ये पहला स्टेप होता है। नंबर 2 स्टेप, 4 स्टेप है मेनली। नंबर 2 है कि CO2 जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाता है। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करवाता है तो क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब आपको पता है एसिड का जो काम, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव आयन को जनरेट करवाना। तो यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड होगा वो H पॉजिटिव आयन को जनरेट करवा देगा। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड क्या करवा देगा? H पॉजिटिव आयन को जनरेट करवा देगा। ये काम आपने कर लिया है। स्टेप 3, वाटर जो होता है ये भी सेल्फ डिसोसिएशन शो करवाता है और H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और साथ OH आयन बना देता है। साथ क्या बना देता है? OH आयन भी बना देता है। ये दोनों काम ये भी करता है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास वाटर में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, CO3 और O2, ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4, जो आयरन का ये राड है ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये राड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जो आयरन होता है फिर वो Fe2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में वाटर में जाता है। ठीक है, इंटर होना शुरू कर देता है। Fe2 की फॉर्म में ये क्या कर देता है? इंटर होना शुरू कर देता है। यहां से आयरन का राड खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर राड के ऊपर रहते जाएंगे। 2 इलेक्ट्रोड कहाँ पर होते जाएंगे? 2 जो इलेक्ट्रॉन थे वो राड के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेगा और साथ हाइड्रोजन के आयंस भी मौजूद हैं। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और क्या बना देंगे? और क्या बना देंगे? ये वाटर बना देंगे। ये वाटर बना देंगे। ठीक हो गया जी। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखने की बात करें तो Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, यहां से जो Fe है वाटर में OH आयन नहीं होते, लेकिन OH आयन का काम इलेक्ट्रॉन को गेन करना तो नहीं है। OH आयन पहले ऑलरेडी नेगेटिव है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे? तो ये जो होंगे आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर आयरन इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी है, ये आगे वाटर बना देंगे मिलकर। ठीक हो गया। और यहाँ पर Fe
2 पॉजिटिव हो जाएगा और 7 वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब Fe2 पॉजिटिव हमारे पास बन गया है। ये फर्दर जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्शन शो करवाता है। Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O मेक्स Fe2O3। ठीक है। Fe2O3 जो है वो डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन कर जाए तो वो बना देता है Fe2O3 डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल। इसी को हम रस्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। समझ आई बात की? जो आप रस्टिंग की बात करते हैं, इसका फिनोमिना अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताएं मुझे, मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। एक कहानी की तरह था ये जी। तो यही रस्ट होता है एक्चुअल में। अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, नोड कौन सी चीज होगी और कैथोड कौन सी चीज होगी। एनोड कौन सी चीज होगी और कैथोड कौन सी चीज होगी। ठीक हो गया। एनोड वो जगह होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लॉस होते हैं। और कैथोड कौन सी जगह होगी या स्पेस होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस कहां पर होते थे? रॉड पर, इसलिए वो एनोड है। और इलेक्ट्रॉन गेन कहां पर होते थे? वो वहां पर होते हैं जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा था, वहां पर वो गेन होते हैं। ठीक हो गया जी। रस्टिंग और क्रोजन में फर्क पता है? क्रोजन जो होती है ये जनरल टर्म होती है, जबकि रस्टिंग जो होती है ये स्पेसिफिक टर्म होती है। ये आयरन के लिए होती है रस्टिंग। ठीक है, ये बात याद रख लें। अब इसकी प्रिवेंशन के मेथड क्या हो सकते हैं? क्रोजन की प्रिवेंशन अगर हम बात करें तो क्रोजन की प्रिवेंशन आप ऑयल, ग्रीस, पेंट वगैरह जो घरों में इस्तेमाल करते हैं अमूमन, उनकी मदद से आप क्रोजन को प्रिवेंट करवा सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, गैल्वानाइजेशन करवा सकते हैं। गैल्वानाइजेशन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिल्कुल हमने पढ़ा है वो भी। गैल्वानाइजेशन में क्या होता है कि आप जिंक की कोटिंग करवाते हैं आयरन के राड के ऊपर। ये बड़ा एमसीक्यू पूछा जाता है, गैल्वानाइजेशन क्या होता है? जिंक की कोटिंग करवा देना। तो आप क्या करते हैं, जिंक जो होता है इसको हीट करते हैं और मोल्टन लिक्विड जब इसे बना लेते हैं, ये मोल्टन लिक्विड जिंक बना लिया, इसके अंदर आप क्या करते हैं, फिर आयरन का जो राड होता है उसको डिप कर देते हैं और जिंक की कोटिंग हो जाती है। और इसको ही आप गैल्वानाइजेशन कह देते हैं। अब बाहर जो लेयर है वो जिंक की है, आयरन जो होगा वो बच जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, हमने डिटेल से इसको देख लिया है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसा कि क्रोमियम की लेयर आप चढ़ा दें उसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इसके लिए कंडीशन यही है कि जिसकी आपने लेयर चढ़ानी है वो एनोड बनाए और जिसके ऊपर आपने ये काम करवाना है वो कैथोड बनाए। ठीक हो गया जी। एक मेथड आपके जुम्मे है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होती है ये आपने देखना है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। एक पोर्शन इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रह गया है, वो हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 24 है, आई थिंक 25 और 29, BS फाल फिजिकल केमिस्ट्री, वहां से आपने करना है। ये 3 चैप्टर है। कोई सवाल है आपका तो बता दें। एनी क्वेश्चन?